बोलिए, माइक पहले के बोलो। बिहार के क्या अभिशाप है या फिर वरदान? नहीं, जाति की बात कर रहे हैं कि जाति जनगणना की बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभिशाप क्यों है? किसी भी, पहली बात कि बिहार में जो काम हुआ जातियों की संख्या को गिनने का, वो जनगणना नहीं है, वो सर्वे है। जनगणना कराने का अधिकार राज्य सरकारों को नहीं है, जनगणना केंद्र का मामला है। लेकिन उसको आप सर्वे कहिए या जनगणना कहिए, जो सर्वे यहाँ आया उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे में तो वही बात निकल के आई जो सब लोग कह रहे हैं कि समाज का एक बड़ा वर्ग जिसके नाम पर पिछले 30-35 साल में राजनीति की गई, जिनके वोट से लोग सत्ता में बैठे, उनकी स्थिति, उनके बच्चों की स्थिति जो आज से 30 वर्ष पहले थी, कमोबेश वही है। जातीय जनगणना सर्वे का जो राजनीतिक फायदा उठाने की लोग कोशिश कर रहे थे, पिछले 1 साल से हम कह रहे हैं इसका कोई राजनीतिक फायदा नहीं हो सकता है। और उसका परिणाम ये है, आप देख लीजिए कि जातिगत जनगणना और सर्वे को देशव्यापी मुद्दा बनाकर भाजपा से लड़ने का दावा करने वाले नीतीश कुमार खुद ही अपना दल छोड़कर भाग गए भाजपा की शरण में। अगर जातिगत सर्वे का कोई चुनावी असर होता तो नीतीश कुमार छोड़कर भागते नहीं। तो ये सीधा दिखाता है, कोई भी सर्वे, कोई भी जनगणना अगर आप करते हैं, समाज के विभिन्न भागों के वर्गों की स्थिति के बारे में अगर सरकार को उसके बारे में बेहतर जानकारी होती है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन सिर्फ जानकारी हो जाने मात्र से लोगों की स्थिति नहीं सुधरेगी। ये जनगणना का विषय नहीं है। पूरे देश को मालूम है कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, ये जानकारी तो सरकार के पास है। तो उससे क्या यहाँ गरीबी खत्म हो गई? पूरे देश को मालूम है कि बिहार सबसे अशिक्षित और बेरोजगार राज्य है, तो क्या यहाँ उससे शिक्षा की स्थिति सुधर गई? ये तो ऐसे हुआ कि आप पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में जाइएगा, आपको सारे किताब रखे हुए, उससे आप ज्ञानी थोड़े ना हो जाइएगा, आपको सही किताब पढ़ना भी पड़ेगा। तो जनगणना से जो स्थिति निकल के आई उससे स्पष्ट है कि बिहार में गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, भुखमरी बहुत बड़े पैमाने पर है। और जिन वर्गों के नाम पर लालू जी, नीतीश जी ने पिछले 30 वर्ष में राज किया, उन वर्गों के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिला है। ये बात पहले उनके विरोधी कहते थे। जनगणना कराकर नीतीश कुमार, लालू यादव ने वो कीचड़ अपने आप अपने मुंह पर लपेट लिया। ये स्वीकार कर लिया कि जिन वर्गों के प्रतिनिधित्व की, आवाज की, एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, उन वर्गों को पिछले 30-35 साल में कोई लाभ नहीं मिला। ये जो कहा जा रहा है कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं, तो भाई ये बताइए कि अगर जो समाज में अति पिछड़ा है, जो वंचित है, जो मुसलमान है, दलित है, महादलित है, अगर उसको लाभ नहीं मिला तो उसके लाभ का हकमारी किसने किया? जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्होंने तो किया। तो सत्ता में 32 साल से बैठा कौन है? लालू और नीतीश। तो अगर हकमारी हुई तो सबसे बड़ी हकमारी लालू और नीतीश ने की है। इनको किसने रोका है? आज अभी सरकार में थे लालू नीतीश, साथ में किसी अल्पसंख्यक को गृह मंत्री बना देते, उप मुख्यमंत्री बना देते। तो जब सरकार बनी तो मुसलमानों के वोट से आरजेडी जो अपनी राजनीति करती है, उन्होंने मुसलमानों को एक भी विभाग नहीं दिया। अभी राज्यसभा में अपना भेजे हैं एमपी, राज्यसभा में किसी मुसलमान को नहीं भेजा। मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर वोट लिया, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व नहीं दी, भागीदारी नहीं दी। तो किसने हकमारी की? भाई प्रशांत किशोर तो है नहीं, कांग्रेस तो वहाँ है नहीं, सत्ता में है आरजेडी, और मुसलमानों ने वोट दिया है आरजेडी को। और उसके बावजूद अगर आरजेडी आपको हक नहीं दे रही है तो आपका हकमारी वही कर रहे हैं। यही हाल नीतीश कुमार ने किया। 15 साल से अति पिछड़ा दलित, महादलित का वोट लिया, लेकिन कितने अति पिछड़ों को कोई विभाग दिया? कितने अति पिछड़ों को सामाजिक राजनीतिक जगह दी? अपने विभाग में, अपने मंत्रिमंडल में कितने महादलित को जगह दिया है? आप जरा देख लीजिए, उनके अगल बगल बैठने वाले जो लोग हैं वो किस समाज के लोग हैं? वो कितने अति पिछड़ों को बगल में बैठा है?
यहाँ का गृह मंत्रालय, यहाँ का वित्त मंत्रालय, यहाँ का ग्रामीण विकास, जल संसाधन, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, ये जितने बड़े विभाग हैं इसमें कोई अति पिछड़ा, कोई मुसलमान नहीं है। और इसी अति पिछड़ा और मुसलमान के नाम पर 30 वर्ष से ये लोग राज कर रहे हैं दोनों लोग। तो जब ये जो सर्वे हुआ, ये सर्वे करके जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि, ज्यादा चालाक बनिएगा तो यही होगा। ऊपर वाले ने आप ही के हाथ से ये स्वीकार करा दिया, प्रमाण दे दिया कि जिस 30 साल से मुसलमानों के, अति पिछड़ों के, महादलित के, वंचित के नाम पर आपने वोट किया, उनको आपने कोई हक नहीं दिया। उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति जैसे 30 साल पहले थी वही आज बनी हुई है। जन स्वराज जो है, क्या जन स्वराज जमीन तैयार कर रही है पद यात्रा के माध्यम से? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। उसमें जनगणना के दौरान जो जानकारी निकल के आए उस पर ईमानदारी से उसकी स्थिति में सुधार के लिए प्रयास भी होना चाहिए। अब आप स्थिति देखिए, राहुल गांधी आज इस देश में कह रहे हैं कि जाति के आधार पर जनगणना होना चाहिए। उनसे कोई ये नहीं पूछ रहा है कि जब पिछला जनगणना हुआ तब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, उसमें जाति के आधार पर जनगणना कराया गया। कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने उस रिपोर्ट को रिलीज नहीं किया। आपको किसने रोका था रिलीज करने के लिए? आज समाज को बांटने के लिए हल्ला मचा रहे। अरे जातिगत जनगणना तो पहले हो चुका है, उसको रिलीज तो कीजिए। ना कांग्रेस ने किया, ना भाजपा ने किया। ये आपको हमको बेवकूफ बनाने के लिए, मुद्दा बनाने के लिए, समाज में बांटने के लिए लोग कह रहे हैं। 10 बरस यूपीए की सरकार थी, जनगणना हुआ है, उस जनगणना के रिपोर्ट को जारी कर दीजिए। कांग्रेस ने नहीं किया। 10 बरस से अब भाजपा सरकार में है, उन्होंने भी उस रिपोर्ट को जारी नहीं किया। तो किसने रोका है भाई रिपोर्ट जारी? आगे होगा नहीं होगा आप ये सवाल पूछ रहे हैं। जो जनगणना पहले हो गया है उसका आंकड़ा पहले जारी कर दो। कर्नाटक में जातीय जनगणना करा लो, तेलंगाना में जातीय जनगणना करा लो, तब में तो लोगों का विश्वास बनेगा। तो कर्नाटक में आपकी सरकार है, आप वहां जातीय जनगणना नहीं करा रहे और बिहार में आकर लोगों को अगड़ा पिछड़ा करके बांट रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने वादा किया कि महिलाओं को 3000 रुपया मिलेगा पैसा हर महीना, और बिहार में उनकी अभी सरकार थी, यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपया मिल रहा है। आप बताइए, राहुल गांधी अभी इसी इलाके से गए हैं, आप लोगों ने ये पूछा कि आप गरीब की बात कर रहे हैं, तो कर्नाटक का गरीब गरीब है, कर्नाटक की महिला महिला है, कर्नाटक का बेरोजगार बेरोजगार है, और बिहार का बेरोजगार बेरोजगार नहीं है। बिहार का बेरोजगार बेरोजगार नहीं है। अगर कांग्रेस की सरकार बेरोजगारी भत्ता कर्नाटक में दे रही है, अभी आप तेलंगाना में दे रहे हैं, तो बिहार में आपकी सरकार थी, आपने बिहार में क्यों नहीं दिया? अगर मध्य प्रदेश में भाजपा वालों ने लाडली स्कीम शुरू किया है, अगर वहां की महिलाओं को 1500 रुपया महीना मिल रहा है, तो भाजपा अभी बिहार में सरकार में है, यहाँ पर क्यों नहीं 1500 रुपया देता है महिलाओं को? हम लोग तो मध्य प्रदेश से ज्यादा गरीब हैं, क्यों नहीं दे रहे? इसलिए नहीं दे रहे हैं कि नेताओं ने बिहार की जनता को मूर्ख समझ रखा है कि जाति के नाम पर 4 किलो अनाज के नाम पर वोट लेते रहो, बिहार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एक मिनट रुक जाइए। आज मोदी जी आए हैं चंपारण में, और अभी हम पहले से बता दे रहे हैं, अभी पूरा देश में घूम के अभी मेट्रो आज कलकत्ता में उद्घाटन किए हैं। 2 दिन के बाद जा रहे हैं सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का उद्घाटन करने गुजरात में। पूरे जगह योजना का उद्घाटन हो रहा है। बिहार में एक भी घोषणा नहीं करेंगे। बिहार में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये जो नेशनल हाईवे पास हो रहा है, किसी को कह देता है कि 10,000 करोड़ का योजना है। अरे भैया, आपको बंगाल को कनेक्ट करना है, असम को कनेक्ट करना है, तो बिहार के होके ही तो रास्ता जाएगा। मोदी जी अगर आज आ रहे हैं, ये बता दें कि बिहार में चीनी मिल कब चालू होगा। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि जब मोतिहारी में जो चीनी मिल है, इससे बनी चीनी का चाय पिएंगे तब बिहार में वोट मांगने आएंगे। आज मोदी जी आए हैं 10वीं बार, उसके बाद आए होंगे वोट मांगने।
चीनी मिल कब बिहार में चालू होगा बताओ। गुजरात में बनेगा सेमीकंडक्टर का फैक्ट्री, कर्नाटक में बनेगा उद्योग लगेगा। अब बिहार का आदमी जाकर कर्नाटक में गुजरात में मजदूरी करेगा, यही ये नेता चाहते हैं। एक सवाल है, आप चुनावी रणनीतिकार हैं, कई बड़ी पार्टियों को आपने जिताया भी है, आखिर जन स्वराज की स्थापना है, क्या विजयनाथ की लोग आपको वोट करें? ऐसा क्या किया आपने आने वाले समय में लोग आपको वोट करें, आपको विश्वास किया? किसी ने यहाँ सुना कि हमने जन स्वराज पार्टी बनाया है और आपसे वोट मांगे हैं? आप तो आपकी तैयारी क्या है? सुन तो लो मेरे भाई, आप पत्रकार हो, पहले से घर से तैयारी करके आए हो, यहाँ कुछ सुने नहीं। हमने यहाँ बोला, सब पत्रकारों ने सुना है कि हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि किसको वोट देना है। हम ये कह रहे हैं कि वोट जिसको दो अपने बच्चों के लिए दो, और वोट मुफ्त में मत दो। हम जब वोट आपसे मांग ही नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप पर भरोसा क्यों कर रहे आने वाले समय आपकी रणनीति क्या रहेगी? मेरी रणनीति आपको, अगर आपको शंकर जी का त्रिनेत्र के से दिख रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है। हमको ये दिख रहा है कि हमको पदयात्रा पूरी करनी है। हमें ये दिख रहा है कि हमको बिहार के जनता को जागृत करना है। हमें ये दिख रहा है कि बिहार के गांव-गांव से ऐसे लोगों को इकट्ठा करना है जो बिहार में नया दल बनाना चाहता है। जब दल बन जाएगा तो उसके आगे की रणनीति भी आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे भी बुलाकर की रणनीति क्या है। आप हमसे ज्यादा घबराए हुए आप क्यों है? हम तो कह नहीं रहे कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप तो चुनाव की इतनी चिंता क्यों है भाई? आपने कहा इसी पदयात्रा के दौरान आपने बनाया, आपने कहा कि आप एक राजनीतिक कार्यकर्ता जी, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते किस पार्टी को आप चाहेंगे कि सबसे बेहतर या सपोर्ट करना चाहेंगे? मैं आपने कहा किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहे, यही कर रहे हैं ना? सुन तो लो मेरी बात। लोकसभा चुनाव में सब इसी देश के संविधान में वोटिंग जो है वो सीक्रेट है। क्यों सीक्रेट है? संविधान बनाने वालों ने कह दिया होता कि हर आदमी को पत्रकारों के सामने खड़ा होकर अपना वोट देना है। जैसे नागरिक होने के नाते आपको वोट देने का अधिकार है, वैसे हमको भी अधिकार है, हम जिसको अच्छा समझेंगे उसको वोट देंगे। लेकिन जन स्वराज इत्मीनान से रहो। काहे अभी इतना उतावला हो रहा है? मकसद आप 3 को बोले सुनाई नहीं पड़ा? पहला मकसद है जन जागृति, दूसरा मकसद है दल बनाना, और तीसरा मकसद है बिहार के विकास के लिए योजना बनाना। ये तीनों काम होगा तब उसके बाद आपसे बात करेंगे। 18 अब करेंगे नहीं, 18 महीना से कर रहे हैं। जितने 75 साल में किसी ने मेहनत न की हो, 18 महीना से अपना घर परिवार छोड़कर गांव-गांव घूम रहे हैं। इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आप ऐसे घूम रहे हैं, तो आपकी समझ ज्यादा है, हमारी कम है। मेरा 2 सवाल था। पहला क्या था, बिहार आप घूम चुके हैं जी, क्या आपको जो इस उद्देश्य से आप चल रहे हैं उसका आउटकम दिख रहा है? पहला सवाल बताइए। आउटकम, अगर आपको आउटकम आप क्या चाहते हैं? हमारे जो 3 उद्देश्य हैं, उद्देश्य जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि गांव-गांव में जहां पर भी हम लोग गए, लोग इस बात को मान रहे हैं। मान नहीं रहे तो हजारों की संख्या में जुड़ कौन रहा है? अभी हम यहाँ आए हैं, यहाँ कौन जुड़ा है? हम यहाँ कोई सांसद तो है नहीं, विधायक है नहीं, कुछ रेबड़ी बातें नहीं, गाड़ी बस भेजे नहीं, लोग क्यों आ रहे हैं? गांव-गांव में लोग समझ रहे हैं कि नहीं, अगर बिहार में सुधार करना है तो जब तक लोग यहाँ अपने आप में सुधार नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ दलों को बनाकर वोट देने, जिताने, हराने से बिहार में सुधार नहीं होगा। दूसरी बात आपने कहा, दूसरा जो उद्देश्य है दल बनाने का, तो जब पदयात्रा शुरू की थी तो मेरा लक्ष्य था कि हर प्रखंड से 20 लोगों को निकाला जाएगा जो नया दल बनाना चाहते हैं। पदयात्रा का लक्ष्य था हर प्रखंड से 20 लोगों को चुनकर निकालना जो नया दल बनाना चाहता है। आज जहां पदयात्रा हो गई है वहां पर 2000 से 2500 लोग ऐसे हैं जो नया दल बनाने के लिए इसमें जुड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कटिहार में आपके यहाँ मैं आया हूँ, अभी हम यहाँ पदयात्रा किए नहीं हैं और अभी हजारों की संख्या में लोग जन स्वराज से जुड़े हुए। तीसरा, आपने कहा कि जो आपको क्या दिख रहा है, हर गांव में जहां हम लोग जाते हैं लोग अपनी समस्या बता रहे हैं,
लिखवा रहे, ये समझा रहे कि क्या करने से दशा सुधरेगी। तो मैं पदयात्रा और मेरे प्रयास को इन्हीं 3 बिंदुओं पर जांचता हूं। इसके आगे चुनाव में क्या होगा, कौन सा चुनाव लड़ा जाएगा, जब दल बनेगा चुनाव लड़ेंगे अब उस समय उसको नाप लेंगे। अभी तो इन 3 उद्देश्यों से जो पदयात्रा कर रहे हैं उस पर दिख रहा है कि जनता में इसको लेकर उत्सुकता या बेहतर समझ बन रही है। दूसरी बात हम कहना चाह रहे थे कि आपको जो कि पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, राजनीतिक रणनीति कर रहे हैं, तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर 10 मार्च तक SBI को दिया है कि वो रिपोर्ट चुनाव आयोग को देगी, लेकिन SBI कल डिमांड कर रहा था कि हमको जून तक का समय चाहिए। आप क्या इसके बारे में समझ? भैया, जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के बेनिफिशियरी है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। जिन लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिन पार्टियों को सबसे ज्यादा लाभ मिला है, वो क्यों चाहेंगे कि चुनाव से पहले ये पंडोरा बॉक्स खुल जाए कि किस पार्टी को किस उद्योगपति ने पैसा दिया। इसीलिए आप देख रहे हैं कि SBI जाकर ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट में कि इसको जून तक का समय दिया जाए, ताकि लोकसभा का चुनाव निपट जाए, जीत कर लोग आ जाएं, जिसको जीतना हारना है हो जाए, उसके बाद रिपोर्ट लिखते रहिए, बहस करते रहिए, कोई सुनने की बात। ये तो स्पष्ट है कि जून तक का समय मांगने का क्या मतलब है। भाई, जितने लोगों ने बॉन्ड खरीदा है वो जानकारी कंप्यूटर में है। अगर SBI चाहे तो उसको 1 मिनट में जारी कर सकती है। जी, आप ब्लेम कर रहे हैं कि नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी को बनाने वाले भी आप ही हैं। आप चुनावी रणनीतिकार रहे हैं और कांग्रेस से आपकी बात नहीं बनी, उसके बाद जो है आप यात्रा पर निकले हैं। तो जब आप आज ब्लेम कर रहे हैं, उनको बनाने वाले भी आप हैं। ठीक, पहली बात तो आप हमको जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। अगर हमारे ही हाथ में है कि हम किसको प्रधानमंत्री देश चुनेगा, तो हम यहाँ गांव में क्यों बैठे होते? जिसको चाहते उसको प्रधानमंत्री बनवा देते। तो ये भ्रम मत पालिए। दूसरी बात, आपने ये कहा, ये आपका कहना जायज हो सकता है कि जिन लोगों का आपने पहले साथ दिया आज उनका विरोध क्यों कर रहे हैं, वो सही सवाल है। वो इसलिए दे रहे हैं कि 2014-15 के नीतीश कुमार जिनकी हमने मदद की और आज के नीतीश कुमार जिनका हम विरोध कर रहे हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, वो नीतीश कुमार की छवि बिहार में सुशासन बाबू की थी, एक ऐसे प्रशासक की थी जो बिहार में सुधार लाने की प्रक्रिया में कुछ प्रयास कर रहा है। आज नीतीश कुमार जिनका मैं विरोध कर रहा हूँ, वो उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूँ जिसकी छवि कुर्सी कुमार की है, पलटू राम की है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी पर बने रहना चाहता है, जिसको बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की, वो नीतीश कुमार थे जो चुनाव हारे नहीं थे। 14 में नीतीश कुमार के दल को लोकसभा में झटका लगा था, खुद वो चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन राजनीतिक मर्यादा के हिसाब से उन्होंने पद छोड़कर मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। आज नीतीश कुमार जिनका मैं विरोध कर रहा हूँ, ये वो नीतीश कुमार है जो 2020 में चुनाव हार गए हैं, लेकिन 243 के विधानसभा में इनके 42 विधायक हैं, लेकिन कभी कमल को पकड़कर, कभी लालटेन पर लटककर ये आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है। तीसरा, जिस नीतीश कुमार का हमने समर्थन किया था, वो नीतीश कुमार थे जब रेल मंत्री रहते हुए वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, नीतीश बाबू रेल मंत्री थे। जब गैसल में रेल दुर्घटना हुई, पश्चिम बंगाल गैसल में 285 लोगों की मृत्यु हुई, तो नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, ये वो नीतीश कुमार है कि कोरोना के दौरान हजारों बिहार के बच्चे रोड पर मारे मारे फिर रहे थे, हजारों लोग अपने परिजनों की दुखद उनकी मृत्यु हो गई और ये आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकला। ये जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं कि हर पंचायत गांव में अवैध शराब से लोगों की मृत्यु हो रही है और ये आदमी पॉकेट में हाथ डालकर हंसकर कह रहा है कि जो पिएगा वो मरेगा। तो नीतीश कुमार का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार 14-15 के और 21-22 के नीतीश कुमार, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।
प्रशासक के तौर पर, राजनेता के तौर पर और मानवता के तौर पर। लेकिन इससे बड़ी बात, सबको जिनको मदद किया उनका विरोध अगर किसी का कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि लोकतंत्र में वोट और भरोसा 5 वर्ष के लिए है। संविधान में ये नियम बना है कि आप 5 वर्ष पर चुनाव होगा। ऐसा क्यों है? 10 वर्ष पर चुनाव होता तो क्या बिगड़ जाता? 5 वर्ष का ये नियम इसलिए है कि जिस नेता पर, दल पर, विचारधारा पर भी आपका भरोसा है, उसके साथ आप खड़े होइए, उसको वोट दीजिए, उसको मदद कीजिए। लेकिन वो वोट भरोसा 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर का बंधुआ मजदूरी नहीं है। एक बार आपने मोदी जी को वोट दे दिया, मोदी जी काम करे चाहे न करे, जीवन भर उन्हीं को वोट देते रहेंगे। और अगर उन्होंने वोट में काम नहीं किया तो संविधान ये आपको बताता है कि नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि जिसकी मदद आपने की, जिसको आपने वोट दिया, अगर वो नेता और दल आपके आशा के अनुरूप काम नहीं किया तो जितनी मजबूती से आपने उसका साथ दिया है, उससे ज्यादा मजबूती से उसका विरोध भी होना चाहिए। अगर आप विरोध नहीं करोगे और आपके अगर हिसाब से चले, तब तो देश में लोकतंत्र खत्म कर दीजिए। एक बार लालू जी को वोट दे दिए तो फिर लालू जी का विरोध नहीं कर सकते हैं। एक बार आप नीतीश जी का साथ दे दिए तो नीतीश जी का विरोध नहीं कर सकते हैं। एक बार मोदी जी को वोट दे दिए, तब जीवन भर मोदी जी को वोट देने की जरूरत देते रहिए। ऐसा लोकतंत्र में नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में 5 वर्ष का मूल्यांकन का समय है। हर नागरिक को, सिर्फ प्रशांत किशोर को नहीं, ये आपको अधिकार है कि आप जिसको वोट देना है दीजिए। जब वो आदमी काम करे तो उसको फिर से उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसका लाइसेंस रिन्यू कीजिए वोट देके। अगर काम नहीं किया तो उसका लाइसेंस रद्द कीजिए, किसी दूसरे का चुनाव कीजिए। वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव। आप हमको एक पैसा भी नहीं जानते हैं। जिन लोगों ने, पत्रकारों ने लिखा है, तो प्रशांत किशोर को एक पैसा नहीं जानता है। हमको अगर संसद में जाना हो तो उसके लिए हमको पैदल चलने और वाल्मीकि नगर जाने की जरूरत नहीं है। देश के जिस राज्य पर आपको उंगली रखना है रख दीजिए, वहां से जीतकर राज्यसभा लोकसभा में जाकर आपको दिखा सकते हैं। आपको किस चक्कर में आपको पड़ेगा? हमको लोकसभा राज्यसभा में जाना होगा तो हमको वाल्मीकि नगर जाना पड़ेगा। उसके लिए हमको उसके लिए पदयात्रा करना पड़ेगा। हम दूसरे को, अभी आपको आप प्रधानमंत्री बनाते हैं, हमको अपने लड़ने के लिए लोकसभा जाना पड़ेगा वाल्मीकि नगर। मेरे भाई 2018 में, आपको याद नहीं है, 2018 में हमने बिहार की धरती से घोषणा की है कि अगले 10 वर्ष मतलब 2028 तक किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्योंकि मैं ये समय बिहार को सुधारने के लिए लगाना चाहता हूँ, न कि राज्यसभा लोकसभा में जाने के लिए। राज्यसभा लोकसभा जाने का कोई सवाल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरा एक लक्ष्य है, बिहार को अगले 10 वर्ष में सुधारना, और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करने आए हैं। वाल्मीकि नगर में चुनाव लड़ना और रक्सौल से चुनाव जीतना, ये चिंता दूसरों को करने दीजिए, हमारी चिंता वो नहीं है। सर, पैदल यात्रा जैसे आपका खत्म हो जाएगा, क्या आप बिहार में चुनाव लड़ेंगे? मेरे भाई, जब पदयात्रा का उद्देश्य ही यही है कि दल बनाया जाए, तो दल बनाकर उसके बाद लंगर तो चलाएंगे नहीं। अगर रात पदयात्रा के बाद दल बनेगा तो निश्चित तौर पर उसके बाद जो चुनाव होगा वो चुनाव लड़ा जाएगा। अब नीतीश कुमार की स्थिति क्या होने वाली है सर? नीतीश कुमार के बारे में हमने आज से 4-5 महीने पहले कहा था कि महागठबंधन से अगर चुनाव लड़ेंगे तो 5 भी लोकसभा उनको नहीं मिलेगा। अब आजकल वहां से डर के मारे भागे, हमारी बात सुनकर पार्टी में खलबली मची, भागे वहां से। उनको मालूम होगा भैया प्रशांत किशोर कह रहा है तो 5 को सीट तो नहीं मिलेगा। अब जहां गए हैं, अब नई भविष्यवाणी आपको उनके लिए कर दी है। नीतीश कुमार अगर एनडीए में लड़े, महागठबंधन में लड़े, अकेले लड़ जाए, 2025 में अगर बिहार का विधानसभा का चुनाव, याद रखिए, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, 2025 में अगर विधानसभा का चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार चाहे भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन के साथ लड़े कि अकेले लड़ जाए, उनके दल को, जदयू को 20 विधायक नहीं आएगा। अगर आएगा
तो बिहार की जनता के सामने खड़ा होकर ये गलती के लिए माफी मांग लेंगे। नहीं आ सकता है। दो बातें कही हमने, 25 में चुनाव हो और नीतीश कुमार जिस भी फॉर्मेशन में लड़ना है लड़ ले। जदयू को 20 विधायक नहीं आएगा लोकसभा में। सर एक लोकसभा में उनका क्या है भाई? लोकसभा तो मोदी जी लड़ रहे हैं, जो नीतीश कुमार को कौन पूछ रहा है? कोई लोग ही नहीं है, न लालच है। आपने कहा कि हम ना कोई पार्टी बना रहे हैं, ना हमको सांसद का लड़ना है सांसद। तो फिर सर लोग क्या समझे? क्योंकि आज तक जितने भी लोग आए किसी न किसी प्रकार से हम बिहारियों को ठगाए। तो सर न आपको कोई लोभ नहीं है, न लालच है, तो फिर महात्मा गांधी बनने के रास्ते पे चले हुए हैं क्या? हम बिहार के वो लड़का है, बिहार के वो बेटा है जो ये समझता है कि बिहार में सुधार के लिए हमें मेरे पास जो भी शक्ति बुद्धि साधन भगवान ने दिया है मुझे वो सब दांव पर लगाने की जरूरत है। ऐसा हम इसलिए समझते हैं कि इसी मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है। अगर हमारी हिम्मत नहीं होगी बिहार में सुधार करने की या सुधार के लिए प्रयास करने की, तो बिहार में किस बेटा की हिम्मत होगी ये प्रयास करने की? आप हमको बता दीजिए। और अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? ये बिहार की मिट्टी का कर्ज है, उस कर्ज को अदा करने के लिए ये काम कर रहे हैं। एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। फिर से आपको दोहरा देते, देश में शायद ही कोई ऐसी पार्टी है, कोई राज्य है जो जिसको हम जाकर कहे कि हमको एमएलए विधायक मंत्री बना दो और हमको कोई ना कहेगा। लेकिन हमारा लक्ष्य वो नहीं है। हमारा जीवन का लक्ष्य है अगले 10 वर्ष में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्य में शामिल कराना, और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वही करेंगे। जब हम आकर ये अभियान शुरू किए, आप में से बहुत सारे पत्रकारों ने कहा अरे कितना दिन चलेंगे, इधर भाग जाएंगे। 18 महीना से चल रहे हैं। आप भरोसा रखिए, यहाँ खड़ा होकर देखिए, अगर 18 साल भी लगेगा तो भी पीछे हटने वाले नहीं है। आप प्रशांत किशोर को नहीं जानते, आप प्रशांत किशोर को नहीं जानते। एक बार जिद करके ठान लिया, दुनिया की कोई ताकत हमको इससे हिला नहीं सकती। सर कोई नहीं हिला सकता। सर एक सवाल है सर, प्रशांत किशोर है कौन? यहाँ बिहार के बेटा है। दूसरी सवाल, पद यात्रा या पद के लिए यात्रा? मेरे भाई एक ही सवाल को जितने बार घुमाओगे सुनो मेरी बात। लगातार पूरे देश में कहीं न कहीं यात्रा का दौर चला हुआ है। कभी न्याय यात्रा, तो कभी जन विश्वास यात्रा, तो हर लोग कहीं न कहीं अपने पद के लिए यात्रा कर रहे हैं। तो आपकी यात्रा को क्या समझा जाए? अब आपकी समझ पे मुझे हंसी भी आ रही है और तरस भी आ रहा है। हम 18, आपने कहा कि देश में कई यात्राएं चल रही है। कौन आदमी देश में 18 महीना से गांव गांव चल रहा है, उसका नाम बता दीजिए। कौन आदमी चल रहा है देश में गांव गांव जिसका कोई दल नहीं है? कौन आदमी चल रहा है यात्रा पर या जनता के पास जा रहा है जो ये कह रहा है कि हमको वोट नहीं देना भैया? कौन आदमी, सुनो बात मेरी बात, कौन आदमी है जो बिना सुरक्षा के, बिना सिपाही के, बिना लाभ का आपके चल रहा है? आप यहाँ खड़ा होकर भैया 100 लोग कर रहा है। यात्रा तो चल रही है देश में, उसी यात्रा के कहीं एक हिस्सा आप ही हैं जो कि आपने पद यात्रा लेकर चल रहे हैं। जब आपको समझ ही नहीं है कि सेव और नारंगी में फर्क क्या है, तो आप सवाल क्या कीजिएगा? आप पार्टी के लिए मतलब कहीं भी कोई भी लोग नहीं है। बेरोजगारी जो बिहार यहाँ में लोग है, लोग ये है कि अपने जीवन काल में किसी बिहार को विकसित बिहार देखे, ये लोग है। ये लोग है कि अपने जीवन काल में ऐसा दिन देखे कि गुजरात महाराष्ट्र से लड़के आकर बिहार में काम करें, ये लोग है। लोग ये है कि बिहार के बच्चे बाहर जाए तो कोई बिहारी करके गाली न दे, ये लोग है। आपके जीवन में इतने समझ में आया है कि एमएलए बनना ही जीवन का लक्ष्य है। कहीं ये लोग आपके साथ पूरा गर्मजोशी के साथ रह रहा है। युवा जो है, युवा छात्र जो है, बेरोजगारी बिहार में सबसे ज्यादा है। ये हमारा सीमांचल एरिया है। यहाँ के युवा बाहर जाते हैं, पंजाब हरियाणा खटने जाते हैं, और आपके साथ में भी है सर, सभी
पार्टी कहीं ना कहीं उसको वोट देते हैं, लेकिन युवा को जो है खड़ा महसूस। आपने प्रचार किया, मोदी जी के बारे में कंपेन कराया, घूम घूम के प्रचार किया था, तो बोले रणनीतिकार कहलाते हैं। 2 करोड़ युवाओं को वादा करके युवा को ठगा गया। इंजीनियर पर अच्छा, ठीक है। रेलवे की वैकेंसी सवाल क्या है? युवा को वैकेंसी क्यों नहीं? सुन लो। युवा रोजगार अच्छा क्यों? मेरे भाई, आप बिहार में पत्रकारिता करते हैं, युवा बहुत परेशान है। यहाँ का बूढ़ा आदमी कौन सुखी है वो दिखा दो, कौन महिला यहाँ पर अच्छी है वो दिखा दो, कौन बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है वो दिखा दो। समाज का कौन सा वर्ग बेहतर है कि युवा ठगा महसूस कर रहा है? यहाँ तो पूरा बिहार ही ठगा महसूस कर रहा है। आप युवा के लिए उछले जा रहे हो। युवा है सर। अरे मेरे भाई, अगर ऐसा है, अरे सुनो ना, क्या सेवा करोगे? अपना ठिकाने नहीं है, सेवा क्या करोगे? यहाँ का बच्चा अगर बढ़िया पढ़ रहा होता तो आप कहते कि भैया बच्चा सब तो पढ़ रहा है, युवा को रोजगार नहीं मिल रहा। अगर यहाँ के बुजुर्ग की सरकार चिंता कर रही होती तो आप कहते बुजुर्गों का दोष हो रहा है, युवाओं के लिए नहीं हो रहा है। अगर यहाँ महिलाओं की चिंता सरकार कर लेती तो आप कहते महिला तो ठीक है, पुरुष बड़ा परेशान है। यहाँ तो बिहार का हर वर्ग, हर समाज, हर व्यक्ति परेशान है। तो आप युवा की बात अलग से काहे कर रहे हैं? और एक है सर, मेरा एक सवाल है।